दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव की जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के उद्योग जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। गुड़गांव के उद्योग जगत में जितने सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है वो शायद ही किसी और उद्योगपति का नाम लिया जाता हो। और सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि यादव समाज के अंदर भी उनका जो नाम है वो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये है श्री हरिपाल यादव जी। हरिपाल यादव जी दोस्तों ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ही हैं। एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा जो मीडिया की लाइन से भी हैं, जो आपने देखा हुआ है काफ़ी हरियाणा का बहुत बड़ा चैनल है खबरें अभी तक, उसके भी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत ने आज हमें मिलने का टाइम दिया, उसके लिए हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं और उसके साथ ही अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हरिपाल जी आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर सर स्वागत है। धन्यवाद सतबीर जी आपका और भारत लिंक जो आपका जो चैनल है जी उसकी पूरी टीम का कि जो आज हमारे पास आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए भी कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, उम्मीद है कि आप हमारे सवालों का थोड़ा ठीक सा जवाब दे पाएंगे, अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आप ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर। पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर जितने भी यादव हैं उनकी जो एसोसिएशन है उसके आप अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर पिछले कई साल से 2-3 साल से लगभग इसकी सारी एक्टिविटीज़ है ना सर वो बंद पड़ी हैं। और इतना ही नहीं उसके बाद जो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योगों की जो एसोसिएशन उसकी भी एक्टिविटीज़ कोई खास नहीं चल रही। तो सर क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप हमें? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 3 साल पहले तो जो है वो ये कोविड की मार झेलते रहे हम भी और हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी। और अभी जो है पिछले 2 साल से जबकि कोविड की जो पोजीशन है जो अभी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे, तो अभी हम दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा हाँ जी। तो हमें उम्मीद है कि मतलब अगले 3-4 महीने में जो है वो दोबारा से हमारी एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी और ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन भी ये दोनों की दोनों जो है वो सक्रिय और पूर्ण रूप से काम करने लगेंगे। सर इसी से संबंधित मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि सर कोविड जैसी महामारी में सरकार की पॉलिसी भी ठीक नहीं रही है और उसका जो व्यवहार है वो भी जिम्मेदाराना नहीं रहा है? पॉलिसी में कहना चाहूँगा कि गलत रही है, जैसे एकदम से लॉकडाउन लगा देना बगैर किसी तैयारी के या फिर और कोई वायदे करके ना उनसे पीछे हट जाना। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की पॉलिसी गलत रही है? नहीं, देखिए कि कोविड में जो है वो सरकार का रोल, ये जो कोविड आया ये तो विदेशों से आया, विशेषकर जो है वो चीन और दूसरे जो है वो देशों से आया। तो इसमें जो है वो कोविड के लिए तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मगर सरकार को जो सहायता करनी चाहिए थी लोगों की, और खासकर मैं उद्योग की बात करूं, एमएसएमई सेक्टर को हम जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मेंबर हैं वो एमएसएमई सेक्टर में हैं। तो बैंकों ने और सरकार ने जो योगदान करना चाहिए था कि इंटरेस्ट को वेव ऑफ करना चाहिए था या इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए था, वो हेल्प सरकार ने की नहीं जो अपेक्षा भी थी। और हमने सरकार को लिखा भी, यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्लीज है वो डाली बहुत सारी एसोसिएशंस ने, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया, जबकि कोविड लगभग जो वो खत्म हो चुका था, तो उस समय उसकी सार्थकता जो वो खत्म हो जाती है। सर वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार ने कोई विशेष मदद नहीं की कोविड के टाइम में। लेकिन सर एक प्रॉब्लम और मैं काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है मेरे को, और मीडिया में भी आती है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना सर वो हजारों करोड़ रुपए लोन लेते हैं सरकार से, और जब वो नहीं चुकाते उसका या तो विदेशों में भाग जाते हैं या फिर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इसकी दूसरे पक्ष में सर जो मिडल बीच के उद्योगपति हैं या फिर छोटे उद्योगपति हैं या किसान हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो उनकी फैक्ट्री को भी कुड़क कर लेती है, घरों को भी कुड़क कर लेती है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका सरकार कुछ कर नहीं पाती। तो क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरकार ने अभी ये
जैसे जो है वो कुछ साल पहले वो गठन किया एक एनसीएलटी, एक जो है वो विभाग है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है। बैंकों का जो है वो सरफासी एक्ट है, उसमें बहुत समय बढ़ाने के बजाय बल्कि जो है वो कम समय जो वो किया है। तो ये सरफासी एक्ट और एनसीएलटी ये जो जितना एक्टिवली और जितना फास्ट काम जो है वो करते हैं, तो इसमें ज्यादातर जो लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बहुत ही जल्दी उनकी संपत्तियां जो है वो कुड़क हो जाती हैं। पहले ये सब में 4-5 साल का समय जो है वो लगता था, अभी ये चीज 1 साल के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाती है। पहले 5-6 साल का जब समय जो है वो मिलता था तो उसमें ज्यादातर जो उद्योग हैं वो रिवाइव हो जाते थे। लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ढूंढ लेते थे, या जो है वो कहीं से वो मतलब इन्वेस्टमेंट जो ले लेते थे, या एक बैंक सहयोग नहीं करता था तो दूसरे बैंकों से हेल्प जो है वो कर लेते थे। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, ये आग्रह है कि सरकार को ये जो सिस्टम है इसको, ये जो एनपीए वाला जो सिस्टम है इसको जो रिवाइव करना चाहिए था। ये जो पहले जो सिस्टम था वो ज्यादा जो है वो कारगर और ज्यादा जो है वो सार्थक था। लेकिन सर सरकार घोषणा तो करती है कि किसी किसान का लोन के लिए उसका घर कुर्क नहीं किया जाएगा, या फिर और छोटे जो उद्योगपति उनकी कोई कुर्की नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ घोषणाएं हैं कि सरकार मतलब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रही है? इसके ऊपर धरातल पर कुछ छोटा मोटा काम भी किया सरकार नहीं, अमल नहीं करती। मतलब ये जो घोषणाएं हैं, ये जो एनपीए पे बहुत फास्ट एक्शन हो गया, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो सब कुछ उनका ऑफिस या फैक्ट्री या जो रेजिडेंसीज हैं, ये सब कुछ जो है वो कुड़क करना, ये बैंक के लिए बल्कि उल्टा बहुत जो है वो फास्ट हो गया है। तो इस पे जो है वो सरकार को लोगों को मदद जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि कोविड की मार से अभी तक भी जो लोग हैं, मतलब बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो तो खत्म ही हो गए हैं। तो अभी भी मतलब उस मार से लोग उठ नहीं सके हैं। तो सरकार को मतलब इसके लिए बहुत लंबे पैटर्न में, बहुत लंबे समय तक लोगों को हेल्प जो है वो करनी चाहिए थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो 3 साल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई 2 साल या 3 साल में हो जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म पैकेज होना चाहिए था। इसमें कम से कम जो है वो 10 साल तक जो है वो मदद होनी चाहिए थी। अभी जैसे सरकार कहती है कि भाई भारत विकसित बनाना है 2047 तक, तो ऐसे मतलब उद्योग को विकसित करने के लिए कम से कम जो है वो 10 साल का समय जो है वो देना चाहिए था एमएसएमई कंपनियों को। सर आपने एक चीज कही कि सरकार विकसित भारत या उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास देश का हो रहा है वो एनसीआर और उसके 50-60 किलोमीटर के अंदर तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन सर रिमोट एरिया में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या सिर्फ एनसीआर का या उसके नजदीक के आसपास का विकास होने से ही पूरे देश का विकास माना जाएगा, या रिमोट एरिया में भी काम करने की जरूरत है सरकार? नहीं, ये जो विकास की जहां तक बात है तो सभी स्टेट्स में जो शहर हैं वो फैलते जा रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो दिल्ली एनसीआर में है। तो विकास तो पूरे देश में और जो है वो हर जगह ही अच्छा काम हो रहा है। यदि उद्योग की मैं बात करूं तो काफी जो है वो विकसित और काफी जो विकास हो रहा है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि काफी विकास हो रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पिछली सरकार थी उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए एक पैकेज आया करता है, एक आर्थिक पैकेज आया करता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब पिछड़ा वर्ग का सिर्फ 1 या 2 आदमियों को टिकट दे दी जाती है या उनको कोई संवैधानिक पद दे दिया जाता है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि सरकार में कोई पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आर्थिक पैकेज होगा विशेष रूप से इंडस्ट्री में। नहीं, आर्थ मतलब ऐसा कोई ओबीसी की जहां तक की बात करें तो मतलब ऐसे कोई पैकेजेस खासतर जो बैंक या जो है वो कहीं पर भी कि ओबीसी के लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई मतलब स्पेशल स्कीम या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो, इस तरह की तो योजना ओबीसी के लिए तो नहीं है कोई सरकार की। और मतलब आनी चाहिए कोई इस तरह की योजना है नहीं विशेष रूप से एमएसएमई के लिए? हाँ, नहीं, जब सरकार कह रही कि भाई सभी वर्गों का
इंक्लूसिव ग्रोथ हो तो उसमें तो फिर सभी मतलब SC ST हो या मतलब OBC हो या जो भी पिछड़ा समाज हो या जहां तक ये बात की जाए कि जिसकी भी आर्थिक स्थिति, ये कोई जरूरी नहीं जो है वो कई बार जो सो कॉल्ड जो फॉरवर्ड कास्ट हम कहते हैं उसमें भी जो गरीब होते हैं लोग, तो ये जो हेल्प है ये मतलब जो विशेषकर हेल्प का जो सरकार का जो पैमाना है वो गरीबी का, वो मतलब OBC SC ST के अलावा भी होना चाहिए कि जो भी गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग या किसी भी कास्ट से आता हो। सर एक चीज मुझे जो दिखाई दे रही है, सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया था, उसके बावजूद आज अगर कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर होता है या सरकार कहीं पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगाना चाह रही है तो वो एग्रीकल्चर लैंड में ही लगाया जाता है। आज भी लैंड रिफॉर्म एक्ट के बावजूद भी बंजर भूमि के अंदर नहीं लगाया जाता, और जो रोड के साइड में अच्छी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाए, तो उससे आपको नहीं लगता क्या कि जो खेती की जो जमीन है वो कम होती जा रही है और सरकार की ही गलत पॉलिसी के कारण होती जा रही है? ये हमने जो है वो सरकार को एक बार नहीं, आज पिछले 10-15 सालों में जो है वो कई बार लिखा है कि हर एक स्टेट के अंदर बैरन लैंड है, अनुपजाऊ जो जमीन जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ी सी कभी जो है वो रोड के पास होती है, कभी थोड़ा मतलब इंटीरियर में होती है जी। तो बैरन लैंड को ही यूज करना चाहिए। और मैं दोबारा से इस बात को कहना चाहूंगा कि हर स्टेट में बैरन लैंड्स हैं, तो जहां भी बैरन लैंड है वहां तक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे और वहां तक लोग जाएं, क्योंकि अब जैसे जापान जैसे कंट्री में इतनी जो बुलेट ट्रेन चलती है, आदमी को 100-150 किलोमीटर भी यदि जाना है तो वो आधा घंटे में पहुंच जाता है, आधा घंटा पौने घंटे में, तो पता ही नहीं चलता कि भाई तो ऐसे हमारे स्टेट में कहीं पर मेन सिटी से या स्टेट की कैपिटल से कोई 200 किलोमीटर हो, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए जो कि दुनिया में बहुत जगह है कि वहां पर व्यक्ति आधा घंटा या 1 घंटे में जो है वो पहुंच जाए। जी सर, आजकल मीडिया में एक चीज बार बार आ रही है कि इस सरकार में इतना विकास हुआ है, इस सरकार में हमारा देश इतना मजबूत हुआ है, आज हमारे देश दुनिया में सबसे ज्यादा। क्या वास्तव में ये विकास हो रहा है या सिर्फ ये गोदी मीडिया की देन है? नहीं, विकास तो जो है काफी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है मतलब पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा है, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री हैं हम, जो है वो डेवलपिंग कंट्री हैं रादर ना, तो डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनने में बहुत समय जो है वो लग रहा है। और इसमें जो सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है, लेकिन बहुत कुछ जो है वो करना भी है, करना बाकी है जी। तो उसके लिए मतलब वक्त चाहिए सरकार को, आप कहने का तात्पर्य ये है। आप कितने टाइम से सर उद्योग में कितने टाइम से हैं आप? मैं NCR चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को पिछले 12-13 साल से देख रहा हूँ और मैं इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। बहुत सारे हमने जो वो कार्यक्रम किए हैं कि जिसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो है वो लोगों के साथ में हमने विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में हमने काम किया है और काम आगे जो करते रहेंगे। सर, आपने इतना काम किया है तो क्या कभी भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने आपको कोई उद्योग में कोई अवार्ड या इस तरह का कोई वो मान सम्मान किया है सरकार ने आपका? जी, सरकार ने, हम जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो 2003 में और 2004 में जी भारत सरकार जो प्रधानमंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री भैरव सिंह शेखावत 2004 में इन्होंने मुझे जो राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्हें नेशनल अवार्ड भी कहते हैं जी उनसे सम्मानित किया। जी सर, आप इतने बड़े इस इंडस्ट्री में डेडिकेटेड उद्योगपति हैं, तो क्या आप उद्योगों के बारे में सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे क्या कि क्या पॉलिसी बनाई जाए और क्या बेटर रहेगा
एमएसएमई के लिए विशेष रूप से बड़े बड़े उद्योगों को तो सरकार सरूनी के इशारे पर मुझे लगता है कि चलते, लेकिन एमएसएमई को कुछ जरूरतें हैं। तो कौन सी जरूरतें हैं एमएसएमई को? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े उद्योग होते हैं, हाँ। उदाहरण के तौर पे उनको ब्याज की जो दरें हैं वो 8-9% पे बैंकों से मिलती है। और जो एमएसएमई सेक्टर है वो 13-14% तक भी लोन बैंकों से मिलता है, सरकारी बैंकों से। तो इसमें सरकार को चेंज करना चाहिए। यदि सच में एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करना है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़े से तो कम होना चाहिए। यहाँ से वो बड़े से 4-5% तक जो है वो ज्यादा है। तो ये एक नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो जैसे कि पहले सरकार में था कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए सरकार जो है वो सेंट्रल एक्साइज पॉलिसी अब तो खत्म हो गया, उसकी जगह जो वो जीएसटी है मान लो, तो उसमें जो है वो 10 साल तक की छूट इनकम टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में, मतलब उस समय। तो इस तरह के जो बैकवर्ड एरियाज अभी भी सब स्टेट में बहुत एरिया है जी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या जो जमीनी क्षेत्र हो। तो सभी राज्यों में सरकार को उस तरह के स्पेशल पैकेजेस उस एरिया को जो बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए उस पॉलिसी को दोबारा जो वो रिवाइव करके, और उससे रोजगार भी मिलता है, वहाँ पे जो निवेश भी जाता है जी, और सब तरह का विकास होता है जी। सर आपने पिछली सरकार भी देखी है, ये सरकार भी देखी है, और अमूमन देश में 2 ही पार्टियों का राज रहा है। तो उद्योगों की दृष्टि से आपके हिसाब से पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार ज्यादा बेटर थी या वर्तमान सरकार ज्यादा बेटर है उद्योगों के लिए? उद्योग के लिए पहले जो सरकार थी वो भी काम करती थी, ये जो सरकार है ये भी काम जो करती है, लेकिन काम बहुत होना है। जितना मतलब जो घोषणाएं या जो काम करते हैं उसके मुकाबले काम बहुत ज्यादा होना है अभी। जी जी। अच्छा सर, ये तो आप एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने उद्योगों के बारे में आपसे पूछा। तो आप सर ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन के भी तो अध्यक्ष है ना, तो आपने उस यादव समाज के लिए क्या किया है आज तक? यादव समाज के लिए हमने सबसे ज्यादा तो जो है वो मैट्रिमोनियल में हमने काम किया, शादियां बच्चों की जो कराने के लिए, प्लस जिन बच्चों के पास आर्थिक स्थिति की वजह से जिन बहन बेटियों को दिक्कत आ रही थी कि भाई शादी में, क्योंकि खर्चा तो होता ही है शादी में, ज्यादा हो या कम हो, तो हमने उसमें भी काफी योगदान, मतलब जो वो लोगों से आपस में हम इकट्ठा करते हैं फंड, और ऐसी जब भी कोई जो सिचुएशन होती है तो वो हम हेल्प करते हैं। क्या सरकार से भी आपने इस तरह की कोई हेल्प करवाई? नहीं, हमने सरकार से इस तरह की हेल्प कभी मांगी नहीं है, और ऐसा कोई विचार भी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज खुद ही इतना जो सशक्त है कि यदि ऐसी कोई आवश्यकता हो पड़ती है या जो पड़ी भी है मान लो, और आगे भी यदि जो पड़ती है तो हम आपस में जो डोनेशन इकट्ठा करके मदद करते हैं। मान लिया सर यादव समुदाय है, एक सशक्त समुदाय है, आप जैसे सशक्त आर्थिक रूप से भी संपन्न लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सर आप यादव कल्याण परिषद से जुड़े हुए हैं, ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो सेवाएं हैं क्या सिर्फ यादव समुदाय के लिए है या यादव समुदाय से बाहर भी निकल के? देखो, मैट्रिमोनियल जो सर्विसेज हैं वो तो यादव समाज के लिए हैं। उसके अलावा तो अभी जैसे हमारी मान लो की कंपनी है, उसमें सैकड़ों जो कर्मचारी हैं, तो उसमें सिख भी हैं, उसमें जब वो मुस्लिम समाज से भी आते हैं, तो सभी वर्गों के लोग जो वो कंपनी में काम करते हैं। भारतवर्ष में ऑफिसेज हैं हमारे, तो वहां पर भी सभी उसमें, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई यादव कोई मतलब एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उसमें सभी समाज के लोग जो काम करते हैं। क्या आप सक्रिय राजनीति में भी हैं? नहीं, मैं पहले भी नहीं रहा हूँ कभी जो है वो राजनीति में, और अभी कोई विचार भी नहीं है राजनीति में। देश के विकास के लिए, देश में हर प्रकार की सुख शांति के लिए आपकी नज़र से, मैं सिर्फ उद्योगों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ,
पिछली सरकार बेटर थी या वर्तमान सरकार बेटर है देश के लिए? देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्वेश्चन है कि, और इसका जवाब मैं मतलब इस तरह से देना चाहूंगा कि भाई सभी वर्गों के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और पहले की जो सरकार थी वो भी सभी वर्गों के लिए, सभी जैव धर्मों के लिए काम करती थी। और ये जो सरकार है ये भी काफी हद तक सभी जैव धर्मों के लिए, सभी के लिए विकास के लिए जो कोशिश करती है। आपकी भविष्य की क्या योजना है सर? भविष्य की योजना मतलब क्या, व्यक्तिगत या हाँ, व्यक्तिगत सर, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत तो ये है कि अब हम आगे जो है कम से कम ईश्वर की यदि दया है तो अगले जो 10 साल तक जो अभी जो काम कर रहे हैं हम अपना एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए या ऑल यादव वेलफेयर एसोसिएशन के लिए या अपनी कंपनी के लिए, तो सब में विकास चाहेंगे। और मतलब सब जैसे अभी तक सब जो वो विकसित रहा है तो ऐसे सब हमारा एक्चुअली कोई भी राष्ट्र विकसित तभी हो पाएगा, मतलब तभी हो पाता, हर आदमी की अपनी अपनी जो है वो जिम्मेदारी है। उद्योगपति की अपनी जिम्मेदारी है, जो वर्कर है उसकी अपनी है, मजदूर और किसान की अपनी है। तो सभी अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां से काम करते हैं और करना चाहिए। चलिए सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को या भारत लिंक के दर्शकों को? नहीं, भारत लिंक आपका जो चैनल है ये बहुत ही प्रभावशाली और इसको बहुत ज़्यादा इसके जो सब्सक्राइबर हैं, मैं भी इसको देखता रहा हूँ पहले और आगे भी जो वो देखते रहेंगे। और मेरी ये शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपके जो चैनल के लिए कि भाई सब कुछ सब जगह जो ग्रोथ हो रही है, तो आपका चैनल और सारे जो चैनल हैं वो ग्रो करें और ग्रोथ करें। और समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी जैसे कि चुनाव का समय आ रहा है, थोड़ा ही समय बचा है लोकसभा जो वो चुनाव के लिए, तो बहुत सारे ऐसे जो प्रयास होते हैं चुनावों में विभिन्न पार्टियों के द्वारा कि भाई उसमें जातिवाद पे ना जाएं, हिंदू मुस्लिम ना करें, जिसे जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, जो लगता है कि भाई आगे सार्थक काम करेगा, वो पार्टी लाइन पे ना जाके और या अपनी जो वो कास्ट पे ना जाके और कैंडिडेट की योग्यता और कैपेबिलिटी पे जाके वोट करें। और अपने बारे में तो सब लोग जो है वो सोचते हैं और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारत के विकास की बात करें, भारत के विकास के बारे में जो है वो सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो राष्ट्र के बारे में सबसे कम जो है वो सोचा जाता है। ये अमीर देश या गरीब देश की बात नहीं है, बहुत बहुत हमसे भी जो है वो गरीब देश हैं, लेकिन वो राष्ट्र की भावना को जागृत करना है, राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचना है, जो लोग बहुत कम जो है वो सोचते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। तो दोस्तों, ये थे हरिपाल यादव जी, आपने इनके विचार सुने। हाँ, एक चीज से मैं पूरी तरह सहमत हूँ दोस्तों कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए और फिर निजी व्यक्तित्व होना चाहिए। तो मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपकी नज़र में अभी देश पहले होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। और आपने हमारे विचारों को सुना, इसके लिए दोस्तों हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। हरिपाल जी ने जो इतने बिजी शेड्यूल होते हुए इन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना करते हैं, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह हम प्रयास करते रहें और हरिपाल यादव जी जैसी महान शख्सियतों के विचारों को आप तक सुनाते रहें, आप तक भेजते रहें। इसके साथ ही हरिपाल जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।